हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल प्रताप में। हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है जो कि एनसीईआरटी के अंदर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसका ये फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई को लेकर बात कर लो क्योंकि उसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और जेई की बात करो तो कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन, और नीट की मैं बात करूँ तो 2 से 3 क्वेश्चन। तो इम्पॉर्टेंट तो है चैप्टर, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है उनके लिए जो रटना चाहते हैं इस चैप्टर को, लेकिन जो समझना चाहते हैं उनके लिए ये चैप्टर बहुत मज़ेदार होने वाला है। ठीक है, हाँ, आपका 11th स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। ठीक है, कुछ इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट भी होंगे, अगर नहीं भी है तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको कहीं पे भी कोई गड़बड़ी ना हो, मैं समझाते हुए चलूँ। ओके, सो देखिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए नाम में दिख रहा है आपको, ये 2 नाम से मिलके बना है, दैट इज़ इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। ठीक, ओके। सो इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, और केमिस्ट्री का मतलब यहाँ पर है केमिकल एनर्जी से। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग ये 2 तरह की एनर्जी को डील करेंगे, एक को दूसरे में कन्वर्ट करवाएंगे। अगर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाऊं तो ऐसे सेल्स जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाने में हमारी हेल्प करते हैं उसको हम फर्स्ट टाइप का सेल कहेंगे, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसको हम लोग फुल डीप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है, आगे आने वाले लेक्चर्स में। सो अभी के लिए बस हम लोग एक इंट्रोडक्शन है ये, ठीक है। और दूसरा जो है दैट इज़ जिसमें हम लोग केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जो दूसरा टाइप का सेल है दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ठीक है, तो थ्रू आउट द चैप्टर यही चलने वाला है, इसके अंदर की चीज़ें होंगी, वर्किंग होगा, इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन कैसे चेंज कर सकता है आपके पोटेंशियल डिफरेंस को सेल के, और ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानेंगे हम लोग। सो बेसिकली अगर मैं बात कहूँ कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है वो डील करता है, ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करता है दैट इज़ द इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प ले रहे हैं टू कन्वर्ट अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवा रहे हैं क्योंकि केमिकल रिएक्शंस खुद से नहीं हो पा रही थी, और ऐसी रिएक्शंस को आप जानते हैं जो रिएक्शंस खुद से नहीं हो पाती, जिनको एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। तो जितने भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होंगे उनको करवाने के लिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स का यूज़ होता है। और याद रखिएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स आगे आने वाले चैप्टर में दैट इज़ आइसोलेशन ऑफ, या मैं कहूँ सिंपल से मेटलर्जी आइसोलेशन प्रिंसिपल, तो वहाँ पर इसका यूज़ होगा। जैसे कॉपर का कलते आइसोलेशन किया जाएगा, कॉपर मेटल को आइसोलेट करा जाएगा उसकी ओर से, ठीक है, तो वहाँ यूज़ होगा, तो वो बेसिकली वहाँ पर काम आने वाला है। ठीक है, और ऐसे रिएक्शंस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में क्या हो रहा है, जैसे केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि भाई ऐसे सेल्स के अंदर हम लोग उन रिएक्टेंट्स को ले रहे हैं जिनमें हम लोगों को एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, वो खुद से हो जा रहे हैं, वो रिएक्शन खुद से हो जा रही है, और उनकी जो एनर्जी हो रही है, उनसे जो एनर्जी निकल रही है उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो बहुत सिंपल सा मतलब है भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में उन रिएक्टेंट्स को लिया जाता है जिन पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में हम लोग उन रिएक्टेंट्स को लेते हैं जो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं और जिनको हम लोग क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से कन्वर्ट करवाते हैं, रिएक्शंस में कन्वर्ट करवाते हैं। देखिए यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सेल्स का नींव किसने रखा, किसने सबसे पहले दिमाग में लेकर आया कि सेल ऐसे होता है या इसको ऐसे बनाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में ये भी एक एक्सीडेंट था। जैसे न्यूटन के ऊपर जो सेब गिरा था, एप्पल गिरा था, उससे ग्रेविटेशन के लॉज बन गए और पूरा ब्रह्मांड खुल गया उसके बाद से, वैसे ही
यहाँ पर भी एक एक्सीडेंट हुआ था। सेल बनाने कोई नहीं गया था, कोई नहीं सोचा था कि सेल बन जाएगा। सब लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क कर रहे थे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी किसी बॉडी को चार्ज करते थे और उससे दूसरी बॉडी को इंडक्शन द्वारा चार्ज करते थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो इस पर डिस्कशन चल रहा था, लोग इस पर रिसर्च कर रहे थे। तो ऐसे ही एक ज़बरदस्त साइंटिस्ट थे, इटली के बहुत फेमस साइंटिस्ट, दैट इज़ लिगी गैल्वानी। तो एक शॉर्ट स्टोरी है, स्टोरी से इस चैप्टर की स्टार्टिंग करें तो थोड़ा मज़ा भी आएगा आप लोगों को। चलिए, यहाँ पर थोड़ी सी जगह है। देखिए 5-10 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट ही लूँगा यार, टाइम नहीं ख़राब करूँगा आप लोगों का। लिगी गैल्वानी, ये वो साइंटिस्ट थे, 1790s की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये भी अपने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। इनकी एक लैब थी घर पे ही, और उस लैब में ये रोज़ एक्सपेरिमेंट करते थे। तो उनके घर में उनकी वाइफ जो थी वो अक्सर बीमार रहती थी। तो उनको किसी ने सुझाव दिया कि जो फ्रॉग होता है, थोड़ा अजीब सा लगेगा पर फिर भी सुन लो, कहानी है। तो जो फ्रॉग होता है उसका जो ऊपर का हिस्सा है, धड़ जो है, उसको पीस के उसका जो भी जूस वूस निकालना है उसको यूज़ कर लो, अपनी वाइफ को पिला देना। तो वो यही करते थे। थोड़ा अजीब से लग रहा है पर मैं क्या करूँ, स्टोरी है। तो कई बार इन्होंने ऐसा किया। तो एक बार गलती से उस फ्रॉग के नीचे वाला हिस्सा, क्योंकि ऊपर वाले हिस्से का जूस बना लेते थे, और नीचे वाला हिस्सा जो बच गया था, दैट इज़ जो 2 पाँव थे वो बच जाते तो वो फेंक देते थे। उस दिन उन्होंने फेंका नहीं, अपनी लैब में कुछ गलती से उन्होंने अपनी लैब में ले जाके उसको रख दिया, और फिर वो भूल गए। और एक्सपेरिमेंट उन्होंने आए वापस और एक्सपेरिमेंट वापस से स्टार्ट किया। और जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पर, अचानक से उनकी नज़र गई उस फ्रॉग के पाँव पे, जो कि मोशन में आ रहा था। जब वो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते वैसे ही वो मोशन में आता। कौन? फ्रॉग का लेग, ठीक है, आपको स्क्रीन में दिख भी रहा होगा साथ में। ओके, तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था कि यार मैंने क्या मरे हुए फ्रॉग को ज़िंदा कर दिया क्या। देखिए उसकी ये वो सेंचुरी थी जब फैराडे ने हम कहें कि लैब के अंदर जो लाइटनिंग होती ना, अगर आपको याद होगा कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ये सबसे पहले फैराडे ने स्टार्ट किया था। तो उन्होंने बिजली को अपने लैब में विकसित किया था और उन्होंने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया था। 1740s की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और उस समय मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी का एक ही सोर्स माना जाता था, दैट इज़ लाइटनिंग, ठीक है। और उनके दिमाग में, किन के दिमाग में? दैट इज़ गैल्वानी के दिमाग में आया कि यार मेरे से एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ आविष्कार हो गई है, मैं शायद लोगों को जीवित कर सकता हूँ, मरे हुए लोगों को। ओके, सो ये कुछ ऐसे ही चल रहा था और उन्होंने उस रिसर्च को आगे बढ़ाया। उनको नहीं पता था कि हुआ क्या, मतलब जैसे ही उन्होंने कनेक्ट किया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो उसके जो फ्रॉग के लेग्स थे वो मोशन में आए थे, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि एक काम करते हैं, दिमाग में लाया उन्होंने कि इसको एक काम करते हैं कि लाइटनिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स था उस समय इलेक्ट्रिसिटी का, उसके ज़रिए ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उन्होंने ये पूरा सेटअप अपने घर के बाहर भी किया और चेक किया कि भाई हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। जब लाइटनिंग हो रही थी तो आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो जो फ्रॉग के, वो मरे हुए फ्रॉग के जो नीचे के 2 लेग्स थे वो मोशन में आ रहे थे। चलिए ये तो ठीक है, लेकिन इसी बीच में उन्होंने एक चीज़ देखी, नोटिस करी, बाकी लोगों को भी बताया उन्होंने, एक चीज़ नोटिस करी कि सिर्फ बिजली गिरने से नहीं हो रहा है, ये अपने आप भी हो रहा है। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने और ज़्यादा रिसर्च करते गए उस चीज़ के, और उसमें क्या करा उन्होंने, एक गेट था उनका, उस गेट पर उन्होंने फ्रॉग के, अच्छा फ्रॉग मैंने आपको बताया ना नीचे का हिस्सा, ठीक है, जिसमें 2 पाँव, लंबे पाँव रहते हैं, ठीक है। सो उसको, उसके स्पाइन को किससे जोड़ा? ब्रास से जोड़ा, हुक बनाया और उसको अपने गेट पर टांग दिया, ठीक है।
ऐसी रिसर्च करने के लिए ठीक है, टांग दिया और देखने के लिए कि क्या हो रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है। और ये वो चेक करना चाह रहे थे किससे, लाइटनिंग से। और लाइटनिंग नहीं गई, अपने आप गलती से क्या हुआ कि उस फ्रॉग का एक पाँव, क्योंकि वो गेट जो था लोहे का बना था और ब्रास जो है वो आपका दूसरा मेटल था, दूसरा एलॉय था, तो वो दोनों जैसे ही आपस में कनेक्ट हुए फ्रॉग का लेग एकदम से वापस से मोशन में आया। तो इनके दिमाग में बत्ती जली कि भाई सिर्फ लाइटनिंग से नहीं, दो मेटल के कांटेक्ट से भी आपका फ्रॉग में जान आती है। उस समय तो ये वही समझ रहे थे ना कि जान आ रही है। ओके, फिर भाई इन्होंने एक नया सेटअप किया जिसमें कुछ मैं ऐसे दिखाऊं आपको। ये मान लीजिए फ्रॉग का लेग, ठीक है, और ये है आप उसका स्पाइन। तो यहाँ पर उन्होंने एक मेटल लगाया और एक मेटल यहाँ लगाया। तो जैसे ही वो इन दोनों को कनेक्ट करते थे तो फ्रॉग का जो लेग है वो आपका मोशन करता था, ठीक है। ऊपर इन्होंने जिंक का इस्तेमाल किया, नीचे इन्होंने कॉपर का इस्तेमाल किया, ये हम कहें कि आयरन का इस्तेमाल किया, ठीक है। वो आपको पिक्चर्स में दिख भी रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद तो ये बहुत फेमस हो गए, यानी इनके हिसाब से मतलब दुनिया में यही वाली बात चलने लग गई कि भाई एक मरे हुए इंसान को भी जीवित किया जा सकता है। देखिए, सोच कुछ और रहे हैं लेकिन होने कुछ और जा रहा है। अब एक बुक थी उस समय, बहुत फेमस बुक थी, फ्रैंकलस्टीन, ठीक है। उस बुक में उनका ये जो पूरी रिसर्च थी वो प्रकाशित हुई और पूरी दुनिया में फेमस हो गया ये एक्सपेरिमेंट कि भाई मतलब ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये वेस्ट नहीं हुआ, जीवित या कुछ ऐसी वाली बात नहीं है। इस एक्सपेरिमेंट से एक नींव पड़ी है किसकी, सेल की संरचना की, ठीक है। सेल कैसे बनाया जा सकता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बात निकल के आई कि ह्यूमन बॉडी हो चाहे कोई भी एनिमल बॉडी हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं देयर इज़ अ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, जिसके बाद से पैरालिसिस का, पागलपन का इलाज इलेक्ट्रिसिटी से किया जाने शुरू हो गया, ठीक है। सो ये वेस्ट नहीं हुआ, बहुत बड़ी चीज़ हुई। और बायो में तो फिर इस चीज़ को लेकर कहाँ तक निकल गया। उसके बाद ही आज हम लोग को पता है ना कि हम लोग ज़रा से बॉडी को टच करते हैं तो एक करंट निकलती है जो हमारे सेंसेशन जो ब्रेन में आता है और वहाँ से हम लोग को पता चलता है अच्छा हमें पेन हो रहा है या कुछ भी, ठीक है। सो ये एक्सपेरिमेंट किसका था, गैल्वानी का था। अच्छा, एक और साइंटिस्ट थे, कौन, दैट इज़ एलिजेंड्रो वोल्टा, ठीक। और वो अपने इलेक्ट्रोफोरस पर रिसर्च कर रहे थे। इलेक्ट्रोफोरस एक मैं कहूँ कि एक ऐसी मशीन थी या हम कहें कि सिंपल सा एक इंस्ट्रूमेंट था जिसमें कैपेसिटर की टाइप का रहता था, जिसमें हम लोग इंडक्शन की वजह से किसी दूसरे बॉडी पर चार्ज क्रिएट करते थे। तो वो उस पर रिसर्च कर रहे थे। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, जो एलेजेंड्रो वोल्टा थे, ये जो इलेक्ट्रोफोरस था ये उनका खुद का नहीं था, ठीक है। उन पे काफ़ी इल्ज़ाम भी लगते थे, ठीक है। तो ये उनका नहीं था, किसी से भसकाया होगा, ठीक है, चलो यार। तो उस पर रिसर्च कर रहे तो उन तक ये वाली बात पहुंची, ठीक है। और उनको रहा नहीं गया और उन्होंने रिसर्च करी इस पर कैसे हो सकता है ये। तो उनके रिसर्च में ये निकल के आया कि भाई जो फ्रॉग है ना, उस समय मौजूद जितने भी 5000 लिविंग स्पीशीज़ जो उस समय पता थे, उस फ्रॉग के अंदर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। और वो उस जो है फ्रॉग जो है वो बहुत सेंसिटिव होता है इलेक्ट्रिकल करंट को लेकर, इवन मिली एम्पियर तक की करंट को वो सेंस कर सकता है, ठीक है। हम लोग को मिली एम्पियर करंट महसूस भी नहीं होती। ये किसने रिसर्च करी, वोल्टा ने। और पता चला कि उसके जो पैर होते हैं दैट इज़ फ्रॉग के, उसमें क्या एक इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कि चार्ज को ट्रैवल करवाता है। फिर इन्होंने यहाँ से एक सेल रखा दुनिया के सामने और वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, जो मैं इसके बाद आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप एक बात समझ रहे हैं, ये रिसर्च जो थी वो कहीं से सेल बनाने के लिए नहीं थी, जस्ट एक्सीडेंटली हुआ था, ठीक है। सो आगे हम लोग देखने जा रहे हैं कि पहला सेल
ठीक है, रखने के पहले क्या क्या सोचा गया था, तो वो देखते हैं हम लोग, वो भी मज़ेदार है। चलिए भाई, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में फिर हम लोग जानते हैं चीज़ें। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि वोल्टा और दैट गैल्वानी दोनों का ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में, तो इसी वजह से इसको गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल भी कहा जाता है, श्रद्धांजलि देने के लिए। ठीक है, सो भाई अब देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पर जाने से पहले एक छोटी सी रिएक्शन है जो लैब में परफॉर्म की गई थी, आप चाहें तो घर पे भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, वो रिएक्शन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और उससे क्या क्या रिजल्ट निकले, क्या क्या चीज़ें देखने को मिली, ठीक है, उससे फिर क्या लोगों ने सोचा, वो हम लोग स्टडी करते हैं, फिर आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में। अच्छा, उसके पहले आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, और उस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से निकलने वाली जो केमिकल एनर्जी है उसी का कन्वर्जन होगा। केमिकल एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो याद रखिएगा, आपका अगर पूछा जाए क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया। चलिए, तो देखिए जरा, एक रिएक्शन देखते हैं, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, चाहे तो आप भी कर सकते हैं। एक हम लोगों ने जार लिया, उस जार के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है, कैसा होता है, ब्लू कलर, क्यों, और ये ब्लू कलर किसकी वजह से आता है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 2+ आयंस। ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, आप लोगों ने लैब में भी देखा होगा, और इसके अंदर हम लोगों ने एक जिंक की रॉड को डिप किया। ठीक है, जिंक की रॉड को डिप किया, जो उसका मास हमें पता था। ठीक है, और थोड़ी देर बाद कुछ ऑब्जर्वेशंस हम लोगों ने नोटिस किया। ठीक है, ये जो आपका सॉल्यूशन था, पहली चीज़ ये आपका कलरलेस हो गया, मैं अभी लिख दे रहा हूँ सारे ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, और रॉड जो थी वो कुछ ऐसी हो गई। ठीक, और एक नई चीज़ देखने को मिली यहाँ पे, प्रेसिपिटेट। इसका मतलब रिएक्शन हुआ है और टेम्परेचर पहले से ज़्यादा हो गया। तो वो सारे ऑब्जर्वेशंस को मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, मास ऑफ जिंक रॉड डिक्रीज हुआ। दूसरा ऑब्जर्वेशन था ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन, वो डिसअपियर हो गया। ठीक, तीसरा ऑब्जर्वेशन था ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट फॉर्म्स। ठीक, और चौथा ऑब्जर्वेशन था टेम्परेचर जो सॉल्यूशन का था वो बढ़ गया। ये 4 बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे जो इस एक्सपेरिमेंट में नज़र आए और लोगों ने फिर इसको स्टडी किया और क्या क्या चीज़ें जानने को मिली वो देखिए। जिंक जो कि सॉलिड फॉर्म में था वो Zn2+ में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। ठीक है, विद लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये जो है इसको हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी कोई सब्सटेंस लॉस करता है, कोई मेटल इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसके साथ क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन देखने को मिल रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखने को मिल रही है। और फिर यही 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉपर 2+ आयंस कलेक्ट करते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, कॉपर में, जो कि सॉलिड फॉर्म रहता है। ये किसके फॉर्म में था, एक्वस फॉर्म में। ठीक है, सो ये आपका याद रखिएगा, ये सॉलिड था तो ये एक्वस में, कभी भी वो आयंस के फॉर्म में सॉलिड में नहीं रिटेन कर पाएगा, उसको एक्वस में कूदना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशंस थे। और यहाँ आप देख रहे हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते थे, दैट इज रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर 2 रिएक्शंस देखने को मिल रही है इस स्पॉन्टेनियस के रिएक्शन के अंदर।
रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो हमने कहा यहां पर क्या हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। कौन सी रिएक्शन हो रही है, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। और एक चीज और नोट करिए दैट इज कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहां, उस सॉल्यूशन के ही अंदर ट्रैवल कर रहे हैं। यानी यहां से यहां पर जो जिंक था वो जिंक जो है वो टूट के गिरता है विद इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे छोड़ जाता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, और वो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर प्रेजेंट, यहां पर 2 चीजें हैं, कौन कौन सी, कॉपर 2+ और सल्फेट आयंस। ठीक है, तो ये जो कॉपर 2+ है वो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर लेता है। तो यहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सॉल्यूशन के अंदर ही हो रहा है, और दिमाग चला रहे हैं कौन, बाकी लोग। जहां पर करने वाले हैं वो लोग 2 अलग अलग जार का बंदोबस्त। ठीक है, वो अब लोग आगे देखेंगे। अब एक एक चीज को देखते हैं जो ऑब्जर्वेशन में आए थे। देखिए जरा सारे सवालों के जवाब। मास ऑफ जिंक रॉड डिक्रीज हो रही थी। देखिए क्यों, क्योंकि मास ऑफ जिंक रॉड इसलिए डिक्रीज हो रही थी क्योंकि जिंक जो था वो टूट के किस में गिर रहा था, सॉल्यूशन में। किस फॉर्म में, Zn2+ के फॉर्म में। बात समझ में आई, इस वजह से आपका रॉड का मास घट रहा था। दूसरी चीज, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन डिसअपियर हो रहा था। क्यों डिसअपियर हो रहा था, क्योंकि भाई ब्लू कलर किसकी वजह से था, सॉल्यूशन के अंदर कॉपर 2+, और कॉपर 2+ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कॉपर सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। तो कॉपर 2+ का कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से ब्लू कलर भी डिक्रीज होना शुरू हुआ, और वो क्या हो गया, कलरलेस हो गया। ठीक, और तीसरा क्या, दैट इज ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा था, क्योंकि वो ब्राउन प्रेसिपिटेट किसका था, कॉपर का। कॉपर किस कलर का, दैट इज ब्राउन कलर का। और टेम्परेचर, क्योंकि रिएक्शन हो रही थी तो टेम्परेचर तो चेंज होगा ही। ये सारे ऑब्जर्वेशंस एक इस एक्सपेरिमेंट के अंदर देखे गए। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग अब दिमाग चला रहे हैं कैसा वाला, कि भाई ये जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है इस रिएक्शन के अंदर, इसको एक नया रास्ता दे दीजिए, वो जो बाहर से गुजरेगा, ताकि हम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट्स को चला सकें। ठीक, सो देखिए ज़रा वो अरेंजमेंट जिसको हम लोग कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और पूरा डायग्राम बनाता हूँ और समझते हैं उसको। ओके, तो ये है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसकी मैं बात कर रहा था कि भाई पिछले वाले में क्या हुआ था कि वो एक ऑब्जर्वेशन करने के लिए था, रिएक्शन करवाई गई थी। एक ही कंटेनर में आपका जिंक का रॉड और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया गया था, और रिएक्शन हुई, स्पॉन्टेनियस थी, लेकिन उसके इलेक्ट्रॉन्स अंदर ही अंदर ट्रांसफ़र हो गए, और उस केमिकल एनर्जी जो कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के अंदर से निकली, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 2 अलग अलग कंटेनर्स लिए। एक में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और उसमें जिंक रॉड को डिप किया। दूसरे में हम लोगों ने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, उसमें कॉपर रॉड को डिप किया, और उसको एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर दिया, एक्सटर्नल वायर से कनेक्ट कर दिया, कंडक्टिंग वायर से। ठीक है, अब जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसके बीच में हो रहा था, दैट इज जिंक और कॉपर 2+ आयंस के बीच में, वो यहां भी होगा, यहां भी होगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर से होके गुजरेंगे, जिसको हम लोग चाहे तो अपने, चाहे लाइट एनर्जी हो, चाहे कोई सी भी एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी, उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। और यही हम लोग बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वो सेल्स होते हैं जिसमें केमिकल एनर्जी को किसमें, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो आइए देखते हैं, इसको जरा समझते हैं। सो ये जो रॉड है दैट इज जिंक रॉड, और ये वाली जो रॉड है दैट इज कॉपर रॉड। ठीक है, अच्छा भाई, अब देखो इसमें होता क्या है। जैसा वहां हुआ था बिल्कुल सेम चीजें यहां भी होती है। यहां पर जो जिंक रॉड है, ठीक है, वो आपका Zn2+ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और Zn2+ जो है वो रॉड में नहीं रह सकता है, सॉलिड फॉर्म में नहीं रह सकता, तो उसको टूट के कहां गिरना पड़ेगा, आपके सॉल्यूशन के अंदर, जहां पर पहले से ही क्या मौजूद थे, दैट इज Zn2+ आयंस। ठीक है, तो Zn2+ जिंक से आपके एटम्स जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के आपके कहां, सॉल्यूशन में गिरते हैं, और यहां पर जो रिएक्शन होती है ये कैसी रिएक्शन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब क्या, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, यहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सटर्नली ट्रैवल करते हुए कहां पहुंचते हैं, कॉपर रॉड की तरफ,
ठीक है। और ये जो कॉपर रॉड है यहां पर भाई देखो, कॉपर रॉड में तो कॉपर किस फॉर्म में होगा, कॉपर के फॉर्म में, Cu के फॉर्म में, लेकिन इस सॉल्यूशन में किस फॉर्म में होगा, Cu2+ के फॉर्म में। किसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो हम कहेंगे आपके Cu2+ के पास, तो ये पहुंचते हैं किसके पास, दैट इज रॉड के पास, और कलेक्ट करते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स, और रिएक्शन कुछ ऐसी होती है, दैट इज कॉपर 2+ कहां से आए हैं, एक्वा सॉल्यूशन से, इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करने के बाद कन्वर्ट होते हैं कॉपर, और किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, यानी ये यहां जुड़ने लगते हैं। यहां देखिए यहां क्या हो रहा है, यहां पर टूट रहे हैं, ठीक है, और यहां जुड़ रहे हैं, ठीक है। सो ये जो रिएक्शन है ये कैसी रिएक्शन, दैट इज रिडक्शन, ठीक है। इस वजह से इसको हम लोग इस हाफ सेल, ये हाफ सेल है, ये हाफ सेल है, इस हाफ सेल को ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी कहते हैं, ठीक है। और ये इस तरफ का क्या, दैट इज रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, ठीक। सो याद रखिएगा आपका जो लेफ्ट हैंड साइड पर होगा, लेफ्ट हैंड साइड पर वहां पर ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, और राइट हैंड साइड पर वहां पर रिडक्शन, आर राइट साइड, आर रिडक्शन, ठीक है, याद रखने के लिए आसान रहेगा। अच्छा, अब आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐसे फ्लो हो रहे हैं तो करंट कैसे आ रही होगी, करंट ऐसे, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट फ्लो को ही तो करंट कहते हैं, तो करंट ऐसे ट्रैवल कर रही होगी, तो हम लोग कहेंगे भाई करंट कहां से ट्रैवल करती है, बैटरी के किस टर्मिनल से करंट निकलती है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलती है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल कहेंगे। ये मैं इसको, ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। जो राइट साइड होता है वो आपका क्या रहता है, पॉजिटिव टर्मिनल, और जो लेफ्ट साइड होता है वो आपका क्या रहेगा, दैट इज नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ठीक। अच्छा, एक चीज और, जहां पर जो लेफ्ट साइड में हाफ सेल है उसको हम लोग, इस इलेक्ट्रोड को, इस रॉड को हम लोग एनोड कहते हैं, ठीक, और इस रॉड को हम लोग कैथोड कहते हैं। कॉपर से याद रखिएगा, ये सबसे बेसिक सेल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो कॉपर के C से कैथोड बनता है, ठीक है। सो बनता नहीं है, वो मैं बता रहा हूं याद रखने के लिए, ठीक है। तो एनोड हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, ठीक, A to Z, और कैथोड हमेशा राइट साइड में होता है जहां पर कॉपर होता है, ठीक है। ये जस्ट याद करने के लिए आपको बता रहा हूं ताकि आगे चल के कंफ्यूजन ना हो, बहुत टाइप के सेल्स मिलने वाले हैं, ठीक है। ओके, सो एनोड पर चार्ज कैसा, एनोड को कौन सा टर्मिनल माना जाता है, नेगेटिव टर्मिनल माना जाता है, कैथोड को पॉजिटिव टर्मिनल माना जाता है। किसके अंदर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर। एनोड के अंदर रिएक्शन कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कैथोड के अंदर रिएक्शन कौन सी होती है, रिडक्शन रिएक्शन। तो याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है, रिडक्शन कैथोड पर होता है। कहां पे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में। बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भाई आगे चल के इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स भी होने वाला है जहां पर ये चीजें चेंज हो जाएंगी, ठीक। सो अभी के लिए आपको इतना याद रखना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में जिसमें केमिकल एनर्जी जो कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से निकलती है, उसमें आपकी केमिकल एनर्जी जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, वहां पर एनोड के अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, और एनोड कैसा होता है, नेगेटिव टर्मिनल, और कैथोड के अंदर रिडक्शन रिएक्शन होती है जो कि क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर से ट्रैवल करके गए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम चाहे तो यहां पे बल्ब लगा दें। देखिए एमीटर लगाया है, इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, डिफ्लेक्शन किस तरफ, रीडिंग आएगी, या हम कहें कि गैल्वन मीटर लगा दो, वोल्ट मीटर लगा दो, सारी चीजें देखो, गैल्वन मीटर लगाओगे डिफ्लेक्शन आएगा, वोल्ट मीटर लगाओगे ये बताएगा कि कितना वोल्ट होगा। मैं आपको बता दूं कि वोल्ट मीटर अगर हम लगाते हैं तो इस सेल का, इस वाले सेल का, दैट इज गैल्वेनिक सेल का जो वोल्टेज आता है वो 1.1 वोल्ट होता है इनिशियली। बहुत ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, इनिशियली। और जैसे जैसे टाइम बीतता है ये वोल्टेज जो है वो डाउन होता चला जाता है। क्यों हो रहा है, अब उस पर आते हैं, क्योंकि यहां पर एक नई चीज की एंट्री होने वाली, दैट इज सॉल्ट ब्रिज की, ठीक है। सो यहां पर सुनिए क्यों होता है ऐसा। देखिए शुरुआत में यहां पर Zn2+ के आयंस का कंसंट्रेशन जितना होगा उतना ही कंसंट्रेशन आपके सल्फेट के आयंस का होगा, ठीक है। यानी
ऐसे समझिए Zn2 प्लस आयंस का जितना कंसंट्रेशन होगा उतना ही सल्फेट आयंस का कंसंट्रेशन होगा, और यहां पे क्या होगा, जितना कॉपर 2 प्लस आयंस का कंसंट्रेशन होगा उतना ही आपका क्या, सल्फेट के आयंस का कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, अब जैसे ही आपकी रिएक्शन स्टार्ट होती है यानी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर स्टार्ट होता है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहां से होता है, और यहां पर कहां से, वो भी जिंक रॉड से, और जिंक रॉड जो है वो टूट के आपका यानी हर एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को देने के बाद एक्वस सॉल्यूशन में गिरता है, यानी थोड़ी देर बाद आपका Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ने लगता है, सल्फेट आयंस के कंसंट्रेशन की से ज्यादा बढ़ने लगता है। और यहां पर आप देखिए इस सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज, भाई शुरुआत में सल्फेट और जिंक 2 प्लस आयंस बराबर मात्रा में थे, लेकिन जैसे ही आपके जिंक 2 प्लस आयंस टूट के गिर रहे होंगे तो यहां पर Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाएगा, यानी इसमें हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज्यादा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज उतना ही था, तो हमने कहा कि ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। समझना जरा बात को ध्यान से, ठीक है ना, यही पूरी मोह माया है। ओके, सो और ये जो Zn2 प्लस होंगे वो कहां कलेक्ट होने लग जाएंगे, वो इस रॉड के चारों तरफ कलेक्ट होने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई रॉड कैसी है, निगेटिवली चार्ज है, निगेटिव है, तो यहां पर वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, अब जाने से रोकेंगे। अच्छा, एक चीज और नोट करिए, जब ये टूट के गिर रहे होंगे थोड़ी देर बाद ये रॉड कैसी दिखने लगेगी, भाई ये रॉड जो है उसका मास डिक्रीज होने लगेगा। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि टूट टूट के गिर रहे हैं, और वही इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करने के लिए कॉपर 2 प्लस पहुंच रहे हैं, और कॉपर 2 प्लस जो कि शुरुआत में जिनका कंसंट्रेशन सल्फेट के सॉल्यूशन के सल्फेट के कंसंट्रेशन के बिल्कुल बराबर था, थोड़ी देर बाद क्या होने लगता है, कॉपर 2 प्लस आयंस का कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लगता है, जो कि सल्फेट के आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि कॉपर 2 प्लस सॉल्यूशन के अंदर से उठ के, सॉल्यूशन के अंदर से उठ के कहां जा रहे होते हैं, रॉड पर। क्यों? ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर सके, और थोड़ी देर बाद रॉड जो है वो कुछ आपकी ऐसी दिखने लगती है। अरे बात समझ में आई? यहां पर देख रहे हो मास बढ़ गया रॉड का, यहां पे रॉड का मास घट गया। क्यों? क्योंकि यहां टूटा है, यहां पे क्या हुआ है, जुड़ा है। ठीक है, और सॉल्यूशन के अंदर क्या हुआ, सॉल्यूशन के अंदर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज बिल्कुल बराबर थे शुरुआत में, अब प्लस चार्ज कम हो गए और निगेटिव चार्ज बढ़ गए, तो हम कहेंगे ये सॉल्यूशन जो है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से ये चारों तरफ कलेक्ट होता है। क्योंकि रॉड कैसी है, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, ये चारों तरफ कलेक्ट होने लगता है। अब आप देखिए थोड़े टाइम बाद ये जो फर्दर मूवमेंट है, अरे बंद तो हो जा, ये जो फर्दर मूवमेंट है ये क्या हो रहा था, यहाँ पे जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के यहाँ जा रहा था और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रैवल कर रहे थे। अब आप देखो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव, और यहाँ पर क्या कलेक्ट हो रहा है, ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो बताओ भाई ये नेगेटिव पॉजिटिव को जाने देगा क्या, या पॉजिटिव नेगेटिव को जाने देगा क्या? यहाँ से हम कहेंगे इनका मूवमेंट थोड़ा वीक होने लगता है, यानी अब इलेक्ट्रॉन्स उतनी आसानी से ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। चलिए यहां की बात हो गई, एक बार उधर भी देख लेते हैं। आप देखिए इस पर यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यानी नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, और ये सॉल्यूशन भी कैसा है, नेगेटिव, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी यहां निकलने पर भी अपोजिशन हो रहा है, यहां आने पर भी अपोजिशन हो रहा है, जिसकी वजह से आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होने लगता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिक्रीज होना दैट मींस करंट जो है वो गिरने लगेगा, और आपको ओम्स लॉ पता है, और करंट जब गिरेगा तो V भी आपका गिरता है, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो यहां पर कहानी फंस जाती है कि शुरुआत में ही ये सेल आपका मैक्सिमम वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस देता है, उसके बाद जैसे ये वर्किंग मोड में आता है सेल, आपका पोटेंशियल जो है वो डाउन होने लगता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको तोड़ क्या, सो इसका तोड़ हम लोगों ने निकाला। कैसा कि भाई लोगों ने कहा ये सेल अभी कंप्लीट नहीं है, उसको कंप्लीट करना है। कैसे? तो इसमें एक कमी दिख रही है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कौन रोक रहा था,
जिंक 2+ आयंस जो यहां पर टूट टूट के गिर रहे थे, वो रॉड के चारों तरफ जमा होते जा रहे थे। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को आने से कौन रोक रहा था? हमने कहा कॉपर 2+ सल्फेट के आयंस जो चारों तरफ जमा होते जा रहे थे। तो एक काम करते, यहां के सल्फेट के आयंस को रॉड से दूर कर दो, यहां के जिंक 2+ आयंस को रॉड से दूर कर दो, उनको किसी तरीके से बहका दो। तो उसके लिए हम लोगों ने एक नई चीज लेकर आई, इन्वर्टेड यू ट्यूब। ओए होए, क्या है? इन्वर्टेड यू ट्यूब। ठीक है, वो वाला यूट्यूब नहीं रे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, जनरली KCl हो गया या AgCl हो गया, ये सब लिया जाता है। ठीक है, अच्छा, और ये जो सॉल्यूशंस हैं इसके अंदर पैक्ड किए जाते हैं। ठीक है, और यहां पर हम लोग कुछ ऐसा लगाते हैं, रुई टाइप का या कॉटन टाइप का, ताकि वो सॉल्यूशन के अंदर ना गिर जाए। समझ में आ रहा है? अब आप देखिए, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में टूट जाते हैं आसानी से। ठीक है, तो अब इसमें पॉजिटिव आयंस भी हैं, नेगेटिव आयंस भी हैं। आप बताइए यहां पर क्या ज्यादा अमाउंट में कलेक्ट हो रहा था? जिंक। तो ये जैसे ही आपका इन्वर्टेड यू ट्यूब आपने डाला सेल के अंदर, तुरंत क्या होगा, यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट कर लेगा। ये जो यहां पर कलेक्ट क्या होने लग जाएगा, मान लीजिए मैंने KCl यूज किया, तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर Cl नेगेटिव आ जाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर नहीं गिरेंगे, वो यहां पे रुके रहेंगे और किसको बहका के रखेंगे? जिंक 2+ के आयंस को, तो वो यहां कलेक्ट होने लगते हैं। ऐसे ही यहां पर आपका क्या, K+ कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, और वो किसको कंट्रोल करके रखेंगे? दैट इज सल्फेट के आयंस को, जिसकी वजह से नेगेटिव। अब आप देखो, रॉड फ्री हो गई, रॉड जो है वो फ्री हो गई, क्योंकि जिंक 2+ जो घेर के रखा था वो आपका यहां कलेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे यहां पर सल्फेट जो रॉड के चारों तरफ घेर के रखा था, इलेक्ट्रॉन्स को आने से रोक रहा था, वो कहां कलेक्ट हो गया? यहां आपके ब्रिज के पास, इन्वर्टेड यू ट्यूब के पास। ठीक है, अब आपका रॉड फिर से फ्री हो गया, वापस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर से क्या हो जाएगा, आपका एक्टिव हो जाएगा, आपका वोल्टेज फिर बढ़ जाएगा। तो इन्वर्टेड यू ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज सॉल्ट ब्रिज। कहाँ लिखूं, जगह ही नहीं है। ठीक है, लिख दे रहा कहीं भी। सो इसको हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज सॉल्ट ब्रिज। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है। ठीक है ना, गैल्वेनिक सेल के अंदर। ओके, सो देखिए, अब आपका सर्किट कंप्लीट दिख रहा है। देखिए, ये देखिए, सर्किट क्लोज दिख रहा है। तो ब्रिज का सबसे पहला फंक्शन यही है कि सर्किट को वो क्या कर देता है? क्लोज करता है। ठीक है, अच्छा, अब आपको याद करने में आसानी हो गई। A फॉर एनोड, B फॉर ब्रिज, C फॉर कैथोड। A B C, बात समझ में आई? सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको इसी तरीके से याद रखना, A B C, एनोड, ब्रिज, कैथोड। एनोड हमेशा नेगेटिवली चार्ज, ब्रिज जो आपके न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। ठीक है ना, मैं यहां पे अभी फंक्शन लिख दूंगा, अभी बोर्ड साफ करके। ठीक है, तो एनोड नेगेटिव चार्ज, ब्रिज न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। वो कैसे किया, वो मैंने अभी फंक्शन बताया। और कैथोड पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो भाई ये है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ठीक है, चलिए आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको सॉल्ट ब्रिज को एक बार जल्दी से डिफाइन कर देता हूँ, पूरा बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग लेक्चर को खत्म करते हैं। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। सो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, सो अलग अलग सेल्स होंगे, अलग अलग सॉल्ट ब्रिज हो गया, अलग अलग उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स लिए जाते हैं। ठीक है, सो मेन फंक्शन तो सभी का कॉमन रहता है। पहला, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग क्या? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी।
ठीक है, देखो यहाँ पर यही हो रहा था ना भाई, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जमा होते जा रहे थे, तो यहाँ पर क्या चीज़ आ गई थी, इस इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव, तो उसने क्या कर दिया, इसके पॉजिटिव को यहाँ से ख़त्म कर दिया, इसने यहाँ पर क्या जमा हो गया, के पॉजिटिव, यहाँ पर सल्फेट आयंस को, तो ये न्यूट्रल बनाने के लिए काम आता है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या, इट फॉर्म्स कंप्लीट सर्किट, कंप्लीट क्लोज सर्किट। अरे आपको भी पता है यार कि एक बैटरी हो और एक रेजिस्टेंस हो, अगर सर्किट ज़रा से भी ओपन होगी ये करंट थोड़ी ना फ्लो होगा। तो यहाँ पर यही तो हो रहा था, शुरू में आपका यहाँ से ये जा रहा था, लेकिन कहीं पे भी क्लोज नहीं था जब सॉल्ट ब्रिज नहीं था, तो इसने क्या करा है, सर्किट को क्लोज करने का काम किया है। ठीक है, सो एक तरीके से ये भी है। तीसरी चीज़ क्या, इट अलाउज cell to perform या हम लोग ऐसे लिखते, इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। देख रहे हैं, एफिशिएंसी इसने बढ़ा दी भाई। पहले क्या हो रहा था, जल्दी जल्दी इसका वोल्टेज घट रहा था, अब ये सॉल्ट ब्रिज लगाने के बाद घटेगा अभी भी वोल्टेज, लेकिन उतना जल्दी नहीं घटेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। देखिए अब क्यों घट रहा है, तो भाई देखो यहाँ पर आपका Zn2+ कम होता जा रहा है, यहाँ पर है ना Zn2+ बढ़ता जा रहा है, तो ये कब तक उसको न्यूट्रल कर पाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से कुछ टाइम के लिए, आपने भी सुना होगा सेल डेड हो जाते हैं। ठीक है, सेल कभी भी डेड पूरी तरीके से नहीं होते। जैसे 1.5 वोल्ट की बैटरी अगर आपने सेल लेकर आया तो वो 0 वोल्ट नहीं हो जाता है, वो एक्चुअल में अपने लिमिट से, यानी मान लीजिए 1.5 की आपने का सेल लेकर आया 1.5 वोल्ट का। ठीक है, तो गिरते 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 1.2 पर आ जाएगा, उसके बाद वो फंक्शन करना बंद कर देगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि सेल डेड हो गया। तो ये है कि सॉल्ट ब्रिज के यूज़ से आपका क्या, सेल थोड़ा लंबा चलता है। ठीक है, तो अलग अलग सेल्स में ये इस्तेमाल होता है। आई होप कि आपको ये आज का लेक्चर, पहला लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। ठीक है, और हम लोग इस चैप्टर को ऐसी ज़बरदस्त मज़े में करेंगे। ठीक है, हर एक चीज़ करेंगे और बहुत आसानी से। सो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।